भारत भौतिक पर्यावरण, इस पुस्तक के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इस चैप्टर के भाग 1 और 2 का हमने अध्ययन किया। आज भाग 3 में हम देखेंगे बच्चों कि उत्तरी भारत का मैदान किस प्रकार का है, उसकी भूआकृतियों में यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही बच्चों हम देखेंगे कि दक्षिण का जो पठार है वो किस प्रकार का है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं भूआकृतियों में दूसरा भाग। पहला भाग हमने क्या देखा था, हिमालय देखा था, और दूसरा भाग हम देख रहे हैं बच्चों उत्तरी भारत का मैदान। जो बच्चों हम ये देख चुके हैं कि जो उत्तरी भारत का जो मैदान है वो हिमालय और प्रायद्वीपीय जो भाग है उसके मध्य में स्थित है। तो भारत का विशाल मैदान उत्तर के उत्तरी पर्वतों जो कि हिमालय है और दक्षिण की प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित है। तो दोनों भागों के बीच में यह स्थित है और दोनों शुरुआती दौर पर बच्चों कुछ वैज्ञानिक इस बात पे सहमत है कि यह जो हिस्सा है ये टेथीस सागर का अवशेष है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह गर्त बना हुआ है। हिमालय का जब निर्माण हुआ था उस समय पर यहाँ पर गर्त हुआ और यह जो निचला भाग है यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित हुई। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों की अलग अलग राय इसके निर्माण से संबंधित है। यह एक अधिवर्धित मैदान है जिसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमावों से हुआ है। जब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियों का प्रवाह हुआ तो यहाँ पर उनके जलोढ़ जमाव होने लग गए और जलोढ़ों के जमाव के कारण ही इस प्रकार के यहाँ पर मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और इनकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर लंबा और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा यह मैदान स्थित है। बच्चों यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। बच्चों यहाँ पर यदि गहराई की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर की यहाँ पर गहराई है, जो हजारों लाखों वर्षों से जो जलोढ़ आकर के जमे हैं उनका परिणाम है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। बच्चों यहाँ पर 3 भाग कर सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़। अब जलोढ़ का भी बच्चों हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो बांगर और एक खादर। इस प्रकार से हम इनका विभाजन कर सकते हैं। तो विभाजन करते समय हमें ध्यान रखना है कि मैदान को 3 भागों में बांटा है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई और तीसरा है जलोढ़। ठीक है बच्चों, अब जलोढ़ को भी हमने 2 भागों में बांटा है, बांगर और खादर। यहाँ चित्र के द्वारा हम इसे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि हिमालय पर्वतों के दक्षिण में अर्थात यहाँ पर तलहटी के नीचे जो मोटे मोटे बच्चों पत्थर है, उन पत्थरों में यहाँ पर भाबर क्षेत्र बना। भाबर क्षेत्र से आगे यहाँ इस क्षेत्र में जो भाबर क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर नदियाँ जो पानी आता है ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों से जो पानी आता है यहाँ इसमें लुप्त हो जाता है। यहाँ जो मोटे मोटे पर्वत जो पत्थर है बच्चों, इन पत्थरों में ये पानी लुप्त हो जाता है। ठीक है, इन आगे बढ़कर के जब ये खत्म हो जाते हैं तो आगे तराई क्षेत्र आता है और तराई क्षेत्र में यह पानी आकर के यहाँ दृश्यमान होता है अर्थात दिखाई देता है पानी यहाँ पर। और तराई जो क्षेत्र है यहाँ पर भारी मात्रा में पानी, दलदली जो क्षेत्र यहाँ पर हमें दिखाई देता है। उसके पश्चात आगे जब हम देखते हैं जो जलोढ़ जो मैदान है, जलोढ़ जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है, अर्थात जब वर्षा का समय अर्थात अधिक मात्रा में जब पानी आ जाता है नदियों में तो वहाँ हर साल बाढ़ का जो मैदान होता है उसे खादर क्षेत्र कहते हैं। और पुरातन यदि बाढ़ का जो कोई मैदान है उसे हम बांगर कहते हैं। तो पुराने बाढ़ के मैदान को बांगर कहते हैं। ठीक है, या इस प्रकार से दिखाई देता है। और जो नवीन अर्थात हर साल जो निर्मित जो बाढ़ का मैदान है उसे खादर कहते हैं। इस प्रकार से हम इस मैदान को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां हमने इसे देखा। भाबर पहला देखेंगे, भाबर
भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली है। क्योंकि बच्चों हम यही जानते हैं कि वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीन समानांतर श्रेणियां यहां पर उपस्थित है। अब समानांतर श्रेणियां यहां पर उपस्थित है तो इसके दक्षिण में अर्थात इसके नीचे गिरिपाद में इस लास्ट जो इसकी श्रेणी है जिसे हमने शिवालिक नाम दिया है बच्चों, इस शिवालिक के नीचे यहां पर जब यहां से पानी नीचे आता है तो इसके बच्चों यहां पर नीचे मोटे मोटे पत्थर या इस तरीके से हमें मोटे मोटे पत्थरों के रूप में दिखाई देता है जो कि ऊपर से गिरते हुए यहां पर इसके गिरिपाद में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इन पत्थरों से पानी आता है तो यहां पर इसे दिखाई नहीं देता, अंदर ही छुप जाता है और इसे क्या नाम दिया, भाबर। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहां पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। तो इन नदियों के कारण मोटे मोटे जो पत्थर है, शैल भार है, गोलाश्म है, वो जमा कर देती है। ठीक है, और इस वजह से ये नदियां यहाँ पर दिखाई नहीं देती और यहाँ पर बच्चों वनस्पति हमें नहीं मिलती है। कुछ मात्रा में जो लंबी जड़ों के जो वृक्ष है वो यहाँ पर दिखाई देती है, बाकी यहाँ पर कृषि संभव नहीं है। कृषि कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर मृदा तो है ही नहीं, मोटे पत्थर यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर कृषि नहीं की जाती। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। यह जो क्षेत्र कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, केवल लंबी जड़ों वाले बड़े वृक्ष यहाँ पर अधिक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो भाबर है, भाबर में कृषि नहीं होती है लेकिन कुछ बड़े वृक्ष यहाँ पर दिखाए जाते हैं जिनकी जड़ें लंबी होती है और इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। ठीक है, इसके जो दक्षिण है भाबर के, वहां पर उससे दक्षिण में तराई क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। कोई वाहिकाएं नहीं होती, कोई निश्चित इसमें वाहिकाएं नहीं आ पाती, जैसे इस प्रकार की वाहिकाएं यहां पर नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि यह पत्थरों से निकलती है। ठीक है, गोलाश्मों से निकलती है, इस वजह से वहां वाहिकाएं नहीं बनती और ऊंचाई पर भी नहीं है, ढलान पर भी नहीं है, ढाल पर भी नहीं है। इस वजह से समानांतर रूप से यहां पर भाबर के नीचे दक्षिण में तराई प्रदेश पाया जाता है और पूरा दलदली क्षेत्र यहां पर इस प्रकार से दिखाई देता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। ठीक है, तो यहां पर तराई जो क्षेत्र है, प्राकृतिक वनस्पति भारी मात्रा में मिलती है क्योंकि यहाँ पर जल पाया जाता है और यह पूरा दलदली क्षेत्र इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है और वन्य प्राणी भी वहाँ पर भारी मात्रा में मिलते हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक नमी, घने जंगल, समृद्ध वन्य जीवन और साथ में मलेरिया बीमारी की प्रधानता पाई जाती है क्योंकि पानी अधिक है। ठीक है, और पानी अधिक वहाँ पर रहता है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर मलेरिया बीमारी भी पाई जाती है और घने जंगल है, वन्य जीव भारी मात्रा में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में तराई वनों को साफ कर गन्ना, चावल, गेहूं की अच्छी फसल उगाई जा रही है। क्यों उगाई जा रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में बच्चों अच्छी मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है क्योंकि यह अत्यंत उपजाऊ भूमि है जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस अच्छी मात्रा में मिलता है। इस क्षेत्र में क्योंकि वनस्पति अधिक है बच्चों, इसलिए ह्यूमस भी अधिक है। ठीक है, और नाइट्रोजन की भी मात्रा पाई जाती है, ऊपर से आने वाले गोलाश्म भी आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो मिट्टी है काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, इस वजह से यहाँ पर वन अच्छे मात्रा में मिलते हैं। लेकिन वर्तमान में इन जो वनों हैं उनको काट करके कृषि की जा रही है जो कि अच्छे संकेत नहीं है, वनों को काटा जा रहा है इन क्षेत्रों से। ठीक है बच्चों, अगला है जलोढ़ मैदान। ठीक है, तीसरा जो हमारा भाग है वो जलोढ़ है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। जो पुराना जो क्षेत्र है उसे बागर कहते हैं और जो नया जो क्षेत्र है उसे खादर कहते हैं। इनकी क्या कैसे देखेंगे कि मैदान के वे भाग जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उच्च भूभाग है तथा पुरातन जलोढ़ से बना है, इसे बागर कहते हैं। पुरातन जलोढ़ से बना है, पहले किसी समय में जब जलोढ़ वहां पर
आया था और इस वजह से उसे बागर कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिन भूभाग में नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है, कछारी या खादर कहलाते हैं। कछारी या खादर कहलाते हैं। हर वर्ष वहां पर बाढ़ का मैदान आता है। जैसे कि माना कि बच्चों ये नदी है, ठीक है, इस नदी यहां पर प्रवाहित हो रही है, लेकिन वर्ष के एक समय में पानी की अधिकता होने के कारण यह बाढ़ अपने आसपास के क्षेत्र में बाढ़ लाता है और इसके नज़दीक वाला जो क्षेत्र है, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसके नज़दीक वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बाढ़ आती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र के, इन नदियों के इस आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर, जो कि हर वर्ष बाढ़ लाता है। अर्थात जल की अधिकता होने के कारण पानी आसपास के क्षेत्रों में पहुंच जाता है और जिन स्थानों तक पानी पहुंचता है, जिन मैदानों तक पानी पहुंचता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? खादर या कछारी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दन और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालू, रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में बनने वाली जो स्थलाकृतियां है वो यहां पर पाई जाती है बच्चों, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र घाटी है बच्चों, वहां पर भारी मात्रा में नदीय द्वीप मिलते हैं, ठीक है। माजुली जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है, और बालू रोधिकाओं भी वहां पर मिलती है, जिससे कि नदी विभिन्न वितरिकाओं में दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियां अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती है। हमने बताया था बच्चों अभी कि हर साल वहां पर बाढ़ आती है, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में। ब्रह्मपुत्र जो क्षेत्र है वहां पर भारी मात्रा में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण अपना रास्ता भी बदल देती है और गुम्फित वाहिकाएं बना देती है। तो जिस प्रकार से नदी यहाँ बहती है, अब यदि यहाँ पर रोधिकाओं का निर्माण होगा, अर्थात वहां रुकावट आ जाएगी बच्चों, बालू रोधिकाओं के द्वारा रुकावट आ जाएगी, तो नदी पास में से आगे से होकर के बहने लगेगी। तो इस वजह से यहां पर भारी मात्रा में बाढ़ आती है, ठीक है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा। और ये जो बड़ी नदियां हैं यह डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का एक बहुत बड़ा डेल्टा है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। सपाट मैदान है, काफी उबड़ खाबड़ नहीं है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र दोनों का जो विभाजक का कार्य करते हैं हरियाणा और दिल्ली। यहाँ पर जो अंबाला कटक है बच्चों, वहां पर इसके द्वारा दिखाई देता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह धुबरी के समीप नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री तक मुड़ जाती है। यहाँ इस प्रकार से आती हुई बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इस प्रकार से मुड़ जाती है। तो हम मानचित्र में भी इनकी स्थिति देख सकते हैं। बच्चों, भूगोल विषय में मानचित्र और एटलस होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है उन सबको एटलस में, अपने मानचित्र में जरूर देख लेना है कि आखिर में ब्रह्मपुत्र नदी किस तरीके से घूम रही है, ठीक है। तो वो हमने पहले भी बताया था, लेकिन आपको भी अपने स्तर पर इसे देख लेना है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहां कई प्रकार की फसलें जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है, अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। तो ये क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है क्योंकि उपजाऊ मृदा है और उपजाऊ मृदा होने के कारण यहाँ पर अच्छी कृषि की जाती है, ठीक है बच्चों। इसके पश्चात देखते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारा तीसरा भाग है। पहला भाग था बच्चों हिमालय, जिसे हमने उत्तर पर्वतीय क्षेत्र कहा। दूसरा भाग है विशाल मैदान और तीसरा भाग है बच्चों प्रायद्वीपीय पठार। तो तीसरा भाग हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय जो पठार है बच्चों, यह पूरी तरीके से कठोर है, दृढ़ है। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। तिकोने आकार का है। नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी और उत्तर में बच्चों एक तरफ, यहां पर यदि हम बात करें किस प्रकार से इसकी स्थिति है बच्चों, तो इस तरीके से यहां पर इस प्रकार से पाया जाता है। यहां पर कन्याकुमारी और यहां पर अरावली,
मरुस्थल तक ये जाती है। और इधर की साइड बच्चों यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, जो राजमहल की पहाड़ियाँ है एक प्रकार से तिकोनी आकृति में यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार, दिल्ली में जो स्थित अरावली का जो विस्तार है वो दिल्ली तक जाता है। ठीक है, जो बच्चों राजस्थान में जो मुख्य रूप से अरावली पाई जाती है वो दिल्ली तक जाती है, तो वहाँ इसकी उत्तर पश्चिम सीमा बनती है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची या कार्डामम की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से यह प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं बनी। चित्र में हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ियाँ, ठीक है, यह कार्डामम की पहाड़ियाँ लिखी हुई है। इस चित्र को देख सकते हैं हम, कार्डामम की पहाड़ियाँ जो कि दक्षिण में स्थित है, और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो पूर्व में स्थित है। पश्चिम में यहाँ पर बच्चों चंबल क्षेत्र, चंबल के, और साथ में गिर क्षेत्र। तो इस तरीके से एक तिकोनी आकार में ये लगभग स्थित है। कटाफटा क्षेत्र है, पुरातन क्षेत्र है, ठीक है, और प्रायद्वीपीय भाग में हमें दिखाई देता है। और यही इसका एक हिस्सा बच्चों यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाता, इसका हिस्सा आगे जाकर के नॉर्थ ईस्ट में वहाँ गारो खासी जयंतिया और कार्बी एंगलोंग पठार तक वहाँ पर जाता है। ठीक है, जिसे मध्य में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मालदा गैप के रूप में काट दिया है, जैसे कि पहले की क्लास में हमने पिछली क्लास में बताया था। तो इस तरीके से यहाँ पर एक मुख्य भाग हमें दिखाई दिया। अब बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो भीमा नदी है, यहाँ पर ये भीमा नदी है, यहाँ पर भी एक प्रकार का भ्रंश पाया जाता है। ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विवर्तनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कुछ इस प्रकार की कार्य भी यहाँ पर देखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भुज में आने वाला भूकंप, ठीक है, भीमा नदी के आसपास यहाँ पर आने वाला भूकंप। तो कुछ यहाँ पर बातें इस प्रकार की है कि हो सकता है कि यहाँ पर भी विवर्तनिक क्रिया हो, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि पुरातन खंड है, स्थिर खंड है, यहाँ पर विवर्तनिक क्रिया ना के बराबर नगण्य मात्रा में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की नदियां मिलती है। ज्यादातर जो नदियां है बच्चों वो पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो ज्यादातर जो नदियां है वो पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर नर्मदा और तापी जो नदी है ये विपरीत दिशा में पूर्व से आकर के पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है। साथ ही बच्चों यहाँ पर मैं बताऊं कि छोटा नागपुर का जो पठार है, जो कि खनिजों के मामले में बहुत ही समृद्धशील है, तो यह भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर ये कैमूर की पहाड़ियाँ, बघेलखंड क्षेत्र, यहाँ मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, मालवा का पठार, ठीक है बच्चों, अरावली श्रेणी। तो विभिन्न श्रेणियों का हमने यहाँ पर देखा। यहाँ गढ़जात क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दक्षिण में यदि हम बात करें तो सतमाला, अजंता, गोदावरी नदी, भोरघाट, भीमा नदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ठीक है बच्चों, और पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। यहाँ ये पूर्वी घाट है बच्चों, ये पश्चिमी घाट पूरा, और पश्चिमी घाट आकर के दोनों घाट मिलकर के यहाँ नीलगिरी पर, ये नीलगिरी है, ये दोनों घाट आकर के नीलगिरी पर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ तो कावेरी नदी यहाँ पर, शेवरा की पहाड़ियाँ, जवाड़ी की पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ठीक है, अनाईमुड़ी। तो विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, जिसमें मुख्यतः हम देख सकते हैं कि विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव और मैकाल श्रेणी। ठीक है, ये उत्तर में स्थित है। इसके बीच में यहाँ दक्कन का पठार है, ये इस पूरे क्षेत्र को दक्कन का पठार कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसका विभाजन हम किस प्रकार से करेंगे बच्चों, देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व में सिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है, जैसे कि मैंने बताया था। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग का पठार, पलायू का पठार, रांची पठार, मालवा का पठार, कोयमंटूर का पठार, कर्नाटक का पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थित भूभागों में से एक है। ठीक है, प्राचीनतम भूभाग है, स्थिर है, और विभिन्न प्रकार के पठार यहाँ पर उपस्थित है। अब देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं। बुंदेलखंड का पहाड़ बच्चों, बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर, मालवा का पठार यहाँ पर, बघेलखंड का पठार यहाँ पर,
छोटा नागपुर का पठार इस क्षेत्र में, दंडकारण्य का पठार, शिलोंग का पठार, ठीक है, और दक्कन पठार, तेलंगाना पठार, ये तेलंगाना में स्थित है, और कर्नाटक का पठार। तो ये विभिन्न पठारी जो क्षेत्र है वो यहाँ पर हमने दर्शाए मानचित्र के द्वारा, ठीक है। तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड ये एक प्रकार से हुए। छोटा नागपुर पठार जैसे कि हम जानते हैं खनिजों के मामले में भारी समृद्ध है, ठीक है। और दंडकारण्य का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये शिलोंग का पठार मेघालय में स्थित है, ये भी इसी का ही भाग है। बच्चों हमने पहले भी बताया था ये शिलोंग का जो पठार है, गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी एंगलोंग ये आदि जो क्षेत्र है ये भी इसी का ही भाग है। यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र में कर्नाटक का पठार, और तेलंगाना का पठार तेलंगाना क्षेत्र में, और दक्कन का पठार महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में दक्कन का पठार स्थित है। तो विभिन्न पठारों की स्थिति हमने यहाँ पर दर्शाई। बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की को कम होती चली जाती है। यह बताता है बच्चों उस क्षेत्र की कि ढाल किस प्रकार की है। बच्चों यदि नदियों का प्रवाह, किसी भी क्षेत्र में नदियों का जो प्रवाह होता है उस क्षेत्र की ऊंचाइयों को बताता है, वहां की ढाल को बताता है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। अब वो जो क्षेत्र है बच्चों पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, अर्थात ये नीचा क्षेत्र है, पूर्व में नीचा है और पश्चिम में ऊंचा है, तो ढलान इस तरफ है, ढाल इस तरफ है। यही कारण है बच्चों कि इस क्षेत्र की ज्यादातर जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाती है, अर्थात पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां, डाइक शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। तो कहने का मतलब ये पुराना स्थल है, और इस वजह से यहाँ पर प्रमुख जो क्षेत्र है वो टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान, टेकरी, पहाड़ियां, क्वार्टजाइट भित्तियां आदि चीजें यहाँ पर पाई जाती है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। दक्कन के जो पठार का जो क्षेत्र है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, और यही कारण, काली मिट्टी पाए जाने के कारण ही कपास की खेती के लिए वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं लाखों वर्षों से बच्चों, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो भूकंपीय क्रियाएं या विभिन्न प्रकार की जो विवर्तनिक और दूसरे प्रकार की निक्षेपणात्मक क्रियाएं यहाँ पर हुई, उन्हीं वजह से धरातलीय विविधता यहाँ पर पाई जाती है, और नदियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर कटाफटा क्षेत्र माना जाता है। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड, मोरेना खड्ड इसके उदाहरण हैं। ठीक है, जो उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के चंबल, भिंड और मोरेना जो खड्ड है, महाखड्ड जो है, वहां इसकी जटिल संरचना निर्मित होती है। ठीक है, अब इसके उच्चावाच के लक्षणों के आधार पर इसे हमने 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्य उच्च भूभाग, और तीसरा है उत्तरी पूर्वी पठार। जो मुख्य जो क्षेत्र है दक्कन का पठार यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला बच्चों है दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां है। हमने मानचित्र में इसका वर्णन देख लिया था। ठीक है, तो पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। और पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। ठीक है, पश्चिमी जो घाट है यहाँ पर बच्चों, पश्चिमी जो घाट है इस क्षेत्र में विभिन्न नाम यहाँ पर स्थानीय रूप से दिए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़िया के नाम से इन क्षेत्रों को, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। बच्चों ये पश्चिमी जो घाट है ये अपने आप में हॉटस्पॉट है, जैव विविधता से युक्त है, भारी मात्रा में इसमें जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। तो पूर्वी घाट कटाफटा है, इसकी ज़्यादातर जो पहाड़ियाँ है वो समाप्त प्राय हो चुकी है। ठीक है, जबकि जो पश्चिमी घाट है वो कगार नुमा है।
तुंग है ऊंचा है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई बच्चों लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती ही जाती है। दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती ही जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय पठार की, पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ये हमें याद करना है। यदि 1 नंबर का प्रश्न आ जाए कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमें आंसर लिखना है अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है बच्चों। इसे हमें देखना भी है अनाईमुडी कहां पर है मानचित्र में, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। डोडा बेट्टा जो बच्चों चोटी है वो नीलगिरी पहाड़ियों में है। तो पहली तो अनाईमुडी यहां पर हमने देखी, अनाईमुडी है, और दूसरी है डोडा बेट्टा, ठीक है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से, जैसे कि मैंने बताया था बच्चों कि जो प्रायद्वीपीय जो नदियों की जो उत्पत्ति है वो ज्यादातर पश्चिमी घाट से है, और पूर्व की ओर बहती हुई वो बंगाल की खाड़ी में खत्म हो जाती है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। टूटा फूटा है, कटा फटा है, ठीक है। लगातार कंटिन्यूटी इसमें नहीं पाई जाती और विभिन्न नदियों के द्वारा इसे विभाजित या अपर्दित किया जाता है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्रमशः नदियों के द्वारा विभाजित किया गया है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, यह हमने मानचित्र में देख लिया था। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। दोनों आपस में आकर के नीलगिरी में यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा मध्य उच्च भूभाग। जो मध्य उच्च भूभाग है, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उत्तिष्ठ पर्वत की श्रेणियों में बना हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, ठीक है। जो मध्य में जो उच्च भूभाग है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों की उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफी हद तक अपर्दित है और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है, लगभग खत्म जैसे ये पर्वत है और काफी पुराने हैं, पुरातन स्थिति में है और ये समाप्त प्राय अपर्दित हो चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां ये अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं। यह जो हिस्सा है यह मरुस्थल अर्थात जैसलमेर तक है, मरुस्थल तक है, लेकिन वहां पर बच्चों मरुस्थलीय जलवायु जो स्थिति है वो मरुस्थलीय हो गई। शुष्क होने के कारण वहां पर रेत के टिब्बे और बरखान जैसी चीजें वहां पर पाई जाती है। लेकिन यदि हम बात करें भू आकृतिक रूप से तो वहां तक इसकी स्थिति है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण यही बताते हैं कि वहां पर इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो बच्चों जो ये चट्टाने हैं संगमरमर, स्लेट और नाइस की, इन्हीं के प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि ये इनका क्षेत्र जैसलमेर तक है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। तो कैमूर श्रेणियाँ, विंध्याचल श्रेणियाँ और चंबल नदी इस क्षेत्र से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियां तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। पूर्व क्षेत्र में हमने बताया था बच्चों राजमहल की पहाड़ियां, वहां तक इसका विस्तार है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कार्बी एंगलोंग और मेघालय जो क्षेत्र है वहां पर भी इसकी उपस्थिति देखी जाती है। और तीसरा जो हिस्सा है बच्चों उत्तर पूर्व पठार। उत्तर पूर्व पठार वास्तव में ये प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। ये माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियां और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया। यह बात मैं बच्चों पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ और यहाँ पर भी बता चुका हूँ कि इंडियन प्लेट जब खिसकी तो इंडियन प्लेट खिसकने के दौरान वहां पर उसी समय राजमहल की जो पहाड़ियां थी, राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय की पहाड़ियों के बीच में मालदा गैप जो बना, मालदा गैप के कारण गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के यहाँ से निकली और इसने इस क्षेत्र को बांट दिया, इसमें से अपरदित
कर दिया। इस कारण से शिलोंग का पठार और कार्बी एंगलोंग के जो क्षेत्र है वो अलग हो गया और राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पर अलग हो गई। और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र यहाँ पर है, लेकिन वास्तविक रूप से चट्टानों की स्थिति और उनकी उपस्थिति देख करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, कार्बी एंगलोंग तक प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। बाद में ये नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। काटने के बाद नदियों द्वारा जो जलोढ़ लाए गए वहां से पाट दिया गया, जिस वजह से यहाँ पर गैप आ गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग पड़े हैं, अलग रूप से है, लेकिन वो हिमालय के क्षेत्र नहीं है, वो प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। बच्चों, ये देखने वाली बात है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जैंतिया पहाड़ियाँ। तीनों जनजातियाँ हैं, अपने अपने क्षेत्र में रहती है और उनके नाम के आधार पर ही इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो असम में स्थित कार्बी एंगलोंग की जो पहाड़ियाँ है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है बच्चों। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। तो यहाँ पर जो चट्टानों की जो स्थिति है वो भी छोटा नागपुर के पठार की स्थिति के समान है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। तो भारी मात्रा में इस क्षेत्र में जो मेघालय का जो क्षेत्र है, हम जानते हैं बच्चों, इसमें विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है और इस वजह से यह जो पठार है काफी बड़ी मात्रा में अपरदित हो चुका है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। सबसे ज्यादा बरसात यहाँ पर होती है बच्चों चेरापूंजी क्षेत्र में, मोसिनराम क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर नग्न चट्टान है क्योंकि यहाँ पर वनस्पति ना के बराबर पाई जाती है। अत्यधिक मात्रा में वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भारत का मैदान का अध्ययन हमने किया। अगली क्लास में बच्चों हम मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।